हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक की वीडियो में अपन ने तिलहनी क्रॉप से स्टार्ट कर दी थी और तिलहनी क्रॉप में अपन ने पहली क्रॉप कौन सी क्रॉप पढ़ रहे थे बेटाओ? मूंगफली। पहली क्रॉप कौन सी पढ़ रहे थे? मूंगफली। मूंगफली के अपन ने वैज्ञानिक नाम पढ़ लिया था, कुल पढ़ लिया था और उत्पत्ति स्थान पढ़ लिया था। इसके बाद जलवायु, इन सभी के बारे में हमने कल तक की वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज पढ़ेंगे बेटा अपन मूंगफली का पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? पादप संरक्षण। हेडिंग डाल लो बेटा, पादप संरक्षण। क्या? पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कीट। क्या पढ़ेंगे? कीट। कीट में लिखो आप, पहले लिखो दीमक व सफेद लट। दीमक व सफेद लट। दीमक व सफेद लट लिखो। सुरंग बनाने वाले, सुरंग बनाने वाले, सुरंग बनाने वाले लाल मुरली, लाल मुरली व माइट, इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए यानी कौन कौन से कीट लगते हैं मूंगफली में? एक तो दीमक, एक सफ़ेद लट और एक लाल मुरली और माइट। ये चार प्रकार के कीट लगते हैं जो सुरंग कौन कौन से बनाते हैं? लाल मुरली और माइट। इन कीटों की रोकथाम के लिए क्लोरीपाइरीफॉस, क्लोरीपाइरीफॉस 20 EC, क्लोरीपाइरीफॉस 20 EC 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर, प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। यानी मूंगफली का यदि आपसे कहा जाए कि सबसे प्रमुख कीट कौन सा है, तो सबसे प्रमुख कीट है बेटा सफ़ेद लट। ध्यान रखना, मूंगफली का सबसे प्रमुख कीट कौन सा है? सफ़ेद लट। मूंगफली का सबसे प्रमुख कीट कौन सा है? सफ़ेद लट। अब आगे पढ़ेंगे क्या नाम से? रोग। क्या पढ़ेंगे? रोग। पहला रोग लिखो इसमें। पहला रोग है उकटा रोग। उकटा रोग। दूसरा रोग है क्या नाम है? टिक्का रोग। टिक्का रोग। तीसरा होता है जड़गलन रोग। एक होता है अंगमारी रोग। अंगमारी रोग कौन कौन सा? उकटा रोग, टिक्का रोग, जड़गलन रोग और अंगमारी रोग। और एक होता है चित्तीदार रोग। चित्तीदार रोग। उकटा रोग हो गया, टिक्का रोग हो गया और जड़गलन रोग हो गया, अंगमारी रोग हो गया और चित्तीदार रोग हो गया। देखो, इन सभी रोगों की रोकथाम के लिए, इन सभी रोगों की रोकथाम के लिए इन सभी रोगों की रोकथाम के लिए 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, कितनी? 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देनी चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देना चाहिए।
जड़ गलन की रोकथाम के लिए, जड़ गलन की रोकथाम के लिए जड़ गलन की रोकथाम के लिए 100 kg म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 60 kg जिंक सल्फेट, 100 kg म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 60 kg जिंक सल्फेट, 60 kg जिंक सल्फेट, 60 kg जिंक सल्फेट बुआई के समय मृदा में मिला देना चाहिए, मृदा में मिला देना चाहिए। अब पढ़ेंगे कटाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? कटाई। यानी जो मूंगफली की जो नवंबर की कौन से सप्ताह में? दूसरे सप्ताह में। कौन से सप्ताह में? दूसरे सप्ताह में मूंगफली क्या हो जाती है? पककर तैयार हो जाती है। जब इसकी कितने प्रतिशत? 75% फलियाँ पक जाएं, तब हमें इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। इसकी क्या कर लेनी चाहिए? खुदाई कर लेनी चाहिए। हेडिंग डालो बेटा, कटाई। हेडिंग डाल लो, कटाई। हेडिंग डालो, कटाई। लिखो इसमें कटाई में मूंगफली नवंबर के प्रथम सप्ताह, यानी कौन से सप्ताह में? प्रथम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। मूंगफली नवंबर के प्रथम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है जब 75% फलियाँ, जब 75% फलियाँ पक जाती हैं, तब मूंगफली की खुदाई कर लेनी चाहिए। तब मूंगफली की खुदाई कर लेनी चाहिए। यानी जो नवंबर के प्रथम सप्ताह में मूंगफली की फसल क्या हो जाती है? पककर तैयार हो जाती है, और जब 75% फलियाँ पक जाएं, तब मूंगफली की क्या कर लेनी चाहिए? खुदाई कर लेनी चाहिए। अब पढ़ेंगे उपज। उपज में लिखो 20 से 40 क्विंटल, 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसतन उपज प्राप्त हो जाती है। प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है तथा 30 से 35 क्विंटल तथा 30 से 35 क्विंटल सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। यानी कितनी उपज प्राप्त हो जाती है? दाने कितने प्राप्त हो जाते हैं? 20 से 40 क्विंटल तो दाने प्राप्त हो जाते हैं, और 30 से 35 क्विंटल क्या हो जाता है? हमें सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। ये हमारी मूंगफली की क्रॉप कंप्लीट हो गई है। अब पढ़ेंगे अपन बेटाओ तिल। कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे? तिल।
तिल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, सीसेमम इंडिकम। और जो कुल होता है इसका क्या होता है, पेडालिएसी। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत। अगली क्रॉप डाल लो तिल। तिल का वैज्ञानिक नाम लिखो। तिल का वैज्ञानिक नाम है सीसेमम इंडिकम। कुल है इसका पेडिलिएसी। और उत्पत्ति स्थान है इसका भारत। यानी तिल का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, सीसेमम इंडिकम। कुल क्या हो गया, पेडालिएसी। पेडालिएसी हर बार कंपटीशन में पूछा जाता है, छोटे से लेके बड़े कंपटीशन में तिल का कुल पूछा जाता है। तिल का कुल क्या है बेटा, पेडिलिएसी। और उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत। अब पढ़ेंगे इसका महत्व, तिल का महत्व पढ़ेंगे। लिखो, तिल को तिलहनी फसलों की क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। देखो, तिल को तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है, रानी कहा जाता है। तिल को तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। तिल के बीज का प्रयोग, तिल के बीज का प्रयोग तिलकुटा क्या करने के लिए, तिलकुटा, रेवड़ी व गजक बनाने के लिए। तिलकुटा, रेवड़ी व गजक बनाने में किया जाता है। तिल के बीज का प्रयोग किस क्या काम लिया जाता है, तिलकुटा बनाने में लिया जाता है, रेवड़ी बनाने में लिया जाता है और गजक बनाने में लिया जाता है। तिल को क्या कहा जाता है, तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तिल को कहा जाता है। आगे लिखो, तिल के तेल में सीसेमोल नामक तत्व पाया जाता है। सीसेमोल नामक तत्व पाया जाता है। तिल के तेल में सीसेमोल नामक तत्व पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण  तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखा जा सकता है। तिल के बीजों में 44 से 54% तेल की मात्रा पाई जाती है। तेल की मात्रा पाई जाती है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि तिल में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, 44 से 54%। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तिल के तेल में वह कौन सा तत्व पाया जाता है जो इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, वो कौन सा होता है, सीसेमोल नाम का तत्व होता है, जो तिल के तेल को लंबे समय तक क्या बनाए रखता है, ये सुरक्षित बनाए रखता है। आगे लिखो, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर,
उदयपुर आदि जिलों में तिल को उगाया जाता है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर व उदयपुर आदि जिलों में किसको उगाया जाता है? तिल को उगाया जाता है। ये हो गया तिल का महत्व। तिलहनी फसलों की रानी किसे कहते हैं? तिल को कहते हैं। और तिल में वह कौन सा तत्व पाया जाता है जो लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं? वो कौन सा होता है? सीसेमोल होता है। और तिल के बीजों में कितने प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है? बताओ, 44 से 54% तेल की मात्रा पाई जाती है। आप पढ़ेंगे जलवायु। तिल के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। जलवायु देखो, तिल के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम मानी जाती है। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि जो जलवायु होती है वो दो चीज़ों को मिला के बनाई जाती है। एक तो उसकी बुआई का समय और उसकी कटाई का समय, दोनों को मिलाकर क्या बनाई जाती है? जलवायु बनाई जाती है। आगे लिखो, तिल की उचित वृद्धि के लिए तिल की उचित वृद्धि के लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तापमान। तिल के लिए सर्वोत्तम तापमान या उचित तापमान क्या रहता है? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। और जलवायु क्या हो गई? उष्णकटिबंधीय जलवायु। आप पढ़ेंगे बेटा मृदा एवं खेत की तैयारी। क्या पढ़ेंगे? मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। लिखो इसमें, तिल के लिए जल निकास युक्त रेतीली दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। रेतीली दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। जिसका पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। यानी तिल के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है? जल निकास युक्त रेतीली दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। और जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 8 के बीच उसका पीएच मान होना चाहिए। आप पढ़ेंगे बेटा उन्नत किस्में। क्या पढ़ेंगे? उन्नत किस्में। हेडिंग डाल लो उन्नत किस्में। उन्नत किस्में लिखो प्रताप। उन्नत किस्में। प्रताप, प्रगति, RT 46, RT 125, RT 46,
RT 125, RT 127, RT 127, RT 346 और TC 25 आदि। यानी कौन कौन सी किस्में हो गई इसकी? प्रताप हो गई, प्रगति हो गई, RT 46 हो गई, RT 125 हो गई, और क्या नाम से RT 27 हो गई, RT 346 और TC 25। ये क्या हो गई इसकी तिल की किस्में। अब पढ़ेंगे बीज दर एवं बीजोपचार। बीज दर एवं बीजोपचार। यानी तिल की बीज दर क्या होती है और इसको किससे उपचारित करते हैं। लिखो, तिल की शाखा युक्त किस्मों के लिए, तिल की शाखा युक्त किस्मों के लिए, तिल की शाखा युक्त किस्मों के लिए 2 से 2.5 kg, 2 से 2.5 kg तथा शाखा रहित किस्मों के लिए शाखा रहित किस्मों के लिए 4 से 5 kg तथा शाखा रहित किस्मों के लिए 4 से 5 kg बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यानी तिल 2 तरह की होती है, एक तो शाखा युक्त और दूसरी शाखा रहित। जो शाखा युक्त है उसमें बीज की मात्रा क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर इसमें शाखा फैलेंगे तो क्या नाम से ज़्यादा एरिया घेरेगा, ज़्यादा एरिया घेरेगा तो इसमें क्या होगी, बीज की मात्रा कम होगी। और यदि शाखा रहित होगी तो सिर्फ एक ही तो डाल निकलेगी, तो इसमें क्या होगी, बीज की अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए शाखा रहित में तो 4 से 5 kg और शाखा युक्त में 2 से 2.5 kg बीज प्रति हेक्टेयर क्या होता है, पर्याप्त होता है। आगे लिखो, बीजों की बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व बीजों की बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व 2 ग्राम थायरम, 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से, 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित कर देते हैं। बीजों को उपचारित कर देते हैं। बीजों को उपचारित कर देते हैं। जीवाणु अंगमारी रोग से बचाने के लिए, जीवाणु अंगमारी रोग से बचाने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी तिल में रोग लगता है कौन सा, जीवाणु अंगमारी रोग। इस रोग से बचाने के लिए कौन सी दवा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम 10 लीटर पानी में घोलकर, 10 लीटर पानी में घोलकर 10 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 लीटर पानी में घोलकर बीजों को 10 लीटर पानी में घोलकर बीजों को 10 से 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक उपचारित कर देते हैं, उपचारित कर देते हैं। ये हो गया
बीज दर एवं बीजोपचार, यानी तिल की जो शाखा युक्त होती है इन किस्मों के लिए कितना बीज चाहिए, 2 से 2.5 किलोग्राम बीज चाहिए, तथा जो शाखा रहित होती है उसके लिए कितना बीज चाहिए, 4 से 5 केजी बीज की आवश्यकता होती है। और बुआई करने से फिर किससे उपचारित करते हैं, 2 ग्राम थायरम नामक दवा से उपचारित करते हैं। और इसमें एक रोग लगता है, कौन सा, जीवाणु अंगमारी रोग। इस रोग की रोकथाम के लिए अपन किससे उपचारित करेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की दवा आती है, इसकी 1 ग्राम जो दवा होती है उसको कितने लीटर पानी में घोलेंगे, 10 लीटर पानी में घोलेंगे और बीजों को 10 से 15 मिनट तक इससे उपचारित कर देते हैं। अब पढ़ेंगे बीज दर एवं बीजोपचार के बाद में बुआई का समय एवं विधि। हेडिंग डाल लो बेटा, बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि लिखो। तिल की बुआई 15 जून से, तिल की बुआई 15 जून से 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। तिल में कतार से कतार की दूरी, तिल में कतार से कतार की दूरी, तिल में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी, तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। यानी तिल की बुआई कब कर देते हैं, 15 जून से 15 जुलाई तक क्या कर देनी चाहिए, हमें तिल की बुआई कर देनी चाहिए। और तिल में कतार से कतार की दूरी क्या रखते हैं, 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं, 10 सेंटीमीटर। आज की वीडियो में अपन ने तिल की क्रॉप पढ़ ली, और जो पहली बची हुई क्रॉप थी कौन सी, मूंगफली, उसके बारे में आज की वीडियो में अपन ने चर्चा कर ली। जो बची हुई तिल की क्रॉप है वो अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।